हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मेघा दीक्षित। मेरा चैनल मेरा आयुर्वेद पे आज से रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिक्स की लेक्चर सीरीज शुरू करने वाली हूँ बीएमएस फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स के लिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिक्स जो अब सिलेबस में ऐड हुआ है फोर्थ ईयर के लिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों को AIPGET क्रैक करना है उनके लिए भी, और उन लोगों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है जिनको सिर्फ BAMS का एग्ज़ाम में पास होना है, या फिर उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो MD फर्स्ट ईयर में जाएंगे और रिसर्च जो उनका सिलेबस में जो ऐड होता है, रिसर्च एक सब्जेक्ट है अलग से, उसमें वो उनको बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर उनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पहले से ही क्लियर होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अपना लेक्चर 1, जिसमें हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे अपना रिसर्च और जो स्टैट्स है उसके सिलेबस के बारे में, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिसर्च मैथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैट्स, जो टोटल मार्क्स है वो 50 मार्क्स का है, जिसमें से रिसर्च जो है 30 मार्क्स का है और जो स्टैट्स है वो 20 मार्क्स का है। रिसर्च जो है पार्ट ए में है, स्टैट्स है पार्ट बी। तो पार्ट ए में हमारे 9 पॉइंट्स आते हैं, जो सब पॉइंट्स हैं हमारे रिसर्च के, रिसर्च जो टॉपिक है उसके सब पॉइंट्स हैं सिलेबस के। जैसे सबसे पहले ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद एंड कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना है हमें आयुर्वेद में जो जो रिसर्चेज हुई हैं, या फिर जो कंटेम्प्रेरी मेडिकल साइंस है, मतलब जो समकालीन जो मेडिकल साइंसेज चल रही हैं आयुर्वेद के साथ, उनमें क्या क्या रिसर्च हुई हैं, क्या क्या एविडेंसेस हैं रिसर्च के, उनके बारे में बताना है। सेकेंड है एटामोलॉजी डेफिनेशन सिनोनिम्स ऑफ वर्ड रिसर्च, मतलब रिसर्च के क्या क्या पर्याय हैं, उसके क्या डेफिनेशन है, और एटामोलॉजी मतलब उसकी निरुक्ति क्या है, जैसे अन्वेषण, गवेषण, प्रयेषण, अनुसंधान, शोध। थर्ड है रिसर्च इन आयुर्वेद स्कोप, नीड, इंपॉर्टेंस एंड यूटिलिटी। आयुर्वेद में जो आप रिसर्च करेंगे उसका क्या स्कोप हो सकता है आगे, उसकी क्यों ज़रूरत पड़ी हमें, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है और उसका यूज़ क्या होगा। टाइप ऑफ रिसर्च, किस टाइप की आप रिसर्च करेंगे, प्योर, अप्लाइड, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, मिक्स्ड, ऑब्जर्वेशनल और इंटरवेंशनल। ये चीज़ें अभी आपको समझ में नहीं आ रही होंगी, जैसे जैसे हम आगे टॉपिक को पढ़ते जाएंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। फिफ्थ है रिसर्च प्रोसेस, आप जब भी कोई रिसर्च करेंगे उसमें क्या क्या प्रोसेस आप फॉलो करेंगे उसके बारे में बता रखा है, और हर प्रोसेस की अपनी इंपॉर्टेंस है वो आप पढ़ेंगे। जैसे सिलेक्शन ऑफ टॉपिक, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, मटेरियल्स एंड मेथड, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ रिसर्च। सिक्स जो है रिसर्च टूल, क्या क्या आप टूल्स जो यूज़ करेंगे रिसर्च में। रोल ऑफ प्रमाण एज रिसर्च टूल, यहाँ पे हम प्रमाणों के बारे में पढ़ेंगे। Concept and importance of ethics in research, concept of evidence-based medicine and scientific writing, importance of information technology in data mining and important research data portal concerned with Ayurveda and contemporary medical science, Dhara, PubMed, Ayush Research Portal, Bioinformatics Center, Research Management, Informatics System, etc. तो यहाँ तक के जो 9 पॉइंट्स थे वो थे हमारे रिसर्च मैथोडोलॉजी के 30 मार्क्स के। आगे जो है पार्ट बी मेडिकल स्टैटिक्स जो है 20 मार्क्स का। इसमें सबसे पहला है डेफिनेशन, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल स्टैटिक्स। सेकंड है कॉमन स्टैटिस्टिकल टर्म्स एंड नोशंस, ये जो टर्म्स हैं इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और उनकी क्या डेफिनेशन है, जैसे पॉपुलेशन, सैम्पल डाटा, वेरिएबल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड है कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, टेबुलर में करेंगे, ग्राफिकल में करेंगे या डायग्रामेटिकल करेंगे। मेजर ऑफ लोकेशन, एवरेज या परसेंटाइल, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट, रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस। सेवंथ है पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। एट्थ है इंट्रोडक्शन टू कॉमनली यूज स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर्स। ये टर्म्स जो हैं अभी पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टफ लगेंगी आपको, क्योंकि आपके लिए एक नया सब्जेक्ट है, लेकिन जैसे जैसे हम धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे आपके लिए सब कुछ ईजी होता जाएगा। फिर टेक्स्ट एंड रेफरेंस बुक्स जो दी गई हैं उनमें से आप कोई सी भी ले सकते हैं, या फिर आपके पास जो पहले से प्रेजेंट है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है रिसर्च का और स्टैटिक्स का, अलग अलग टॉपिक का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद आप खुद ही उसको लिख सकते हैं और किसी बुक से आप उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए, मेरे पास जो बुक है वो है रिसर्च मैथोडोलॉजी और मेडिकल स्टैटिक्स, टेक्स्ट बुक फॉर BMS फोर्थ प्रूफ, जो जिसके ऑथर हैं डॉक्टर अजीत पाटिल एंड डॉक्टर प्रमोद कनब। तो सबसे पहले जो हमने टॉपिक जो रिसर्च में 30 नंबर में जो रिसर्च था उसका जो सबसे पहला जो सब टॉपिक था वो था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च। अब जो हमारे रिसर्च जो है, रिसर्च मतलब है किसी भी पुरानी चीज़ को दोबारा से सर्च करना, नए तरीके से नई टेक्निक्स यूज़ करके, उसको हम बोलेंगे रिसर्च। फिलहाल मोटी भाषा में सिर्फ इतना है कि रिसर्च का मतलब है सर्च प्लस री, री मतलब अगेन और सर्च मतलब दोबारा से खोजना।
तो दोबारा से किसी चीज़ को खोजना या प्रूफ करना, इसको हम बोलेंगे रिसर्च। तो जितने भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, मतलब जितना भी इतिहास है हमारे रिसर्च का, उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले, आयुर्वेदा इज़ वेरी इटर्नल साइंस। प्रोपेगेशन ऑफ आयुर्वेदा ऑन अर्थ स्टार्ट फ्रॉम गॉड ब्रह्मा टू दक्ष प्रजापति टू अश्विनी कुमार टू इंद्र। यहाँ तक आपको बता दिया गया है आयुर्वेद अवतरण के बारे में, जो हम फर्स्ट प्रॉफ से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं। इन ह्यूमन बींग इट वेंट ऑन प्रोग्रेशन एंड प्रोपेगेटिंग बाय टायरलेस एफर्ट्स ऑफ आचार्य पुनर्वसु आत्रेय, देवोदास, काशीराज धन्वंतरी, भारद्वाज ऋषि, चरक, सुश्रुत, वाग्भट, नेमि, नागार्जुन। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, आयुर्वेद अवतरण जब हुआ तो जब कॉमन पीपल यानी हम जैसे लोगों के पास कैसे पहुंचा, वो आचार्यों के द्वारा पहुंचा, जैसे आचार्य चरक, आचार्य सुश्रुत, वाग्भट, नेमि, नागार्जुन। In progression of Ayurveda science, ancient period had so many innovation, new ideas, new medicines, methods and many other things added by scholars in Ayurveda by their study and research. अब जैसे जैसे हज़ारों साल से ये चीज़ें यूज़ होती जा रही हैं, आयुर्वेदा जो है वो यूज़ हो रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में, डिसीज़ को क्योर करने में। पंचकर्मा हो गया या फिर कोई भी मेडिसिन हो गई, जो पहले से आज तक यूज़ होती जा रही हैं, उनमें नए नए आइडियाज़ हैं, नए इनोवेशंस हैं, नई मेडिसिन्स और मेथड्स यूज़ होते जा रहे हैं टाइम टू टाइम। और वो कौन यूज़ कर रहा है? जो स्कॉलर्स हैं आयुर्वेदा के, जो रिसर्च करते हैं आयुर्वेद में, उनके द्वारा ये चीज़ें होती हुई जा रही हैं जो पहले यूज़ होती थी। अब देखिए इसमें, इन आचार्य चरक पीरियड मेनली आयुर्वेदिक मेडिसिन ब्रांचेज वर हाईली डेवलप्ड, ये सबको पता ही है। चरक जो है वो फादर ऑफ मेडिसिन। इन आचार्य सुश्रुत पीरियड वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेटिव्स वर डन, जो ऑपरेशंस या जो सर्जरीज थी वो आचार्य सुश्रुत के पीरियड में ज़्यादा हुआ करती थी। इन आचार्य नागार्जुन पीरियड वेरियस रस कल्प आर प्रिपेयर्ड एंड डिस्कवर्ड, जो नागार्जुन का पीरियड था उसमें हमारे रसकल्प प्रिपेयर हुए थे और नए नए रसकल्प डिस्कवर भी हुए थे। ऑलरेडी ऑल दीज मेडिसिन प्रोसीजर एवरीथिंग हैज़ बीन प्रूव्ड इफेक्टिव बाय देयर ओन एक्सपेरिमेंट, experience, observation and results on their patient, but now in globalization era we are again proving this by latest research methodological techniques। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि हमने जो रिसर्च करी है अपने आयुर्वेद में, वो हम क्यों कर रहे हैं या फिर हमें क्यों ज़रूरत है उस चीज़ की, क्योंकि अब जो है ग्लोबलाइजेशन एरा है। जो चीज़ हम आज इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो हम यूएसए में भी यूज़ कर सकें, वो हम यूरोप में भी यूज़ कर सकें, वो पूरे एशिया में यूज़ कर सकें, वो पूरे वर्ल्ड में यूज़ कर सकें। तो हमें उस चीज़ को इस तरीके से प्रिपेयर करना होगा जो सामने वाले को समझ में आए, या जो वो ईजीली उसको ग्रेस्प कर सकें, या फिर ईजीली उस मेडिसिन को या फिर कोई भी टेक्निक हो उसको यूज़ कर सकें। तो ग्लोबलाइजेशन में मतलब अपने आप को मार्केट में लाने के लिए या फिर अपने आप को प्रूफ करने के लिए हमें डिफरेंट टेक्निक्स का सहारा लेना पड़ेगा, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स का सहारा लेना पड़ेगा, डिफरेंट ऑब्जर्वेशन देखनी पड़ेगी, रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे पेशेंट पे, उसके बारे में लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा, तब जाके वो आयुर्वेद जो है ग्लोबली जो है सबको पता चलेगा। या फिर आयुर्वेद में जो चीज़ें हैं, जो डिसीज़ हैं जिनको हम आज के डिसीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं, उसके बारे में पता चलेगा। तो वो जो है हम रिसर्च के द्वारा ही कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है अब इसमें ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेद। अब जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था जो आयुर्वेद का जो रिसर्च हुई थी आयुर्वेद में, उसके बारे में बताया गया है। जैसे रिसर्चेस इन एंशिएंट आयुर्वेदा। अब यहाँ पे हर आचार्य के बारे में 2-3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। जैसे अश्विनी कुमार ने अपने पीरियड में क्या किया था, यहाँ पे मिरेकल्स ऑफ अश्विनी कुमार लिखा गया हुआ है। जैसे मिरेकल्स मतलब होता है चमत्कार, अश्विनी कुमार द्वारा किए गए चमत्कार, पर ये कोई चमत्कार नहीं है। रिसर्च जो है वो बहुत सालों तक की गई एक तपस्या ही समझ लीजिए। मिरेकल तो चमत्कार होता है, वो चमत्कार नहीं है ये। तो यहाँ पे रिसर्चेज ऑफ अश्विनी कुमार लिखा जाएगा मिरेकल्स की जगह। तो आप बेशक से दूसरी बुक कंसल्ट कर सकते हैं या फिर मिरेकल्स भी लिख सकते हैं। Acharya Ashwini Kumar had discovered miraculously surgeries like transplanting testes of goat to Lord Indra. Vishala, wife of King Khel, when got injured, she was operated by prosthetic implant of iron cast. Treated effectively Rajakshma या tuberculosis of Somraj very effectively. तो ये जो एग्जाम्पल थे ये आप फर्स्ट प्रॉफ से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही है इन चीज़ों के बारे में। फोर्थ है विद द हेल्प ऑफ रसायन चिकित्सा ही गेव वेरी यंगर एंड यूजफुल लाइफ टू च्यवन ऋषि। च्यवनप्राश के बारे में भी आप सब लोगों ने पढ़ा है और च्यवन ऋषि के बारे में भी पढ़ा गया है। अब आता है चरक के बारे में। आचार्य चरक ने क्या बोला है, द वेरियस आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज्ड बाय आचार्य चरक एंड डिस्क्राइबिंग चिकित्सा स्थान आर एक्सपीरियंस ओरिएंटेड रिसर्च ऑफ दैट टाइम।
सिर्फ चिकित्सा स्थान ही नहीं, जितने भी चरक संहिता में जितने भी स्थानों के बारे में दिया गया है, जितने भी अध्याय हैं, जितने भी स्थान हैं, हर चीज़ पे, हर डिसीज़ पे, हर जो पंच अवयव हैं, जैसे पूर्व रूप, रूप, लक्षण, संप्राप्ति, जो भी चीज़ हर डिसीज़ के बारे में बताई गई है वो सारी एविडेंस बेस्ड है। सिर्फ चिकित्सा स्थान नहीं, निदान स्थान भी, सूत्र स्थान भी, हर चीज़ एविडेंस से ही उठाया गया है, हर चीज़ रिसर्च से ही ली गई है, हर चीज़ को रिसर्च करके ही आचार्य चरक ने लिखा गया है, तभी वो इतनी यूज़फुल हैं आज तक, इतने सालों, इतने हज़ारों साल बाद भी अभी भी वो पूरी यूज़फुल हैं, क्योंकि उन पर पहले बहुत अच्छे से रिसर्च की गई है, तभी उनको लिखा गया है, ताकि वो हम लोगों को आगे जो कॉमन पीपल है उन लोगों के लिए यूज़फुल हो सकें। सुश्रुत, आचार्य सुश्रुत हैड डिस्क्राइब्ड मैक्रो एंड माइक्रो स्ट्रक्चर्स ऑफ वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी फॉर गर्भ शारीर ही हिमसेल्फ डायसेक्टेड मैनी कैडेवर्स एंड हैंस स्टडी थॉरोली। ये भी हम बहुत पहले से पढ़ चुके हैं, जब हम एनाटमी पढ़ते हैं, कि जो डिसेक्शन है वो है सुश्रुत जी ने शुरू करा था, कि उन्होंने डिसेक्शन कैसे शुरू करा। इनफैक्ट उन्होंने डिसेक्शन की पूरी टेक्निक अपने संहिता में बता रखी है कि डिसेक्शन उन्होंने कैसे करा था या फिर डिसेक्शन कैसे करते हैं। आज जो है थोड़ा मॉडिफिकेशन हो गया है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पहले भी वही थे, अब भी वही हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हो गया है, एक थोड़े से ऐड कर दिए गए हैं, लेकिन डिसेक्शन बॉडी को प्रिजर्व करने की टेक्निक बदल गई है, लेकिन सारी चीज़ें जो पहले बताई गई थी उसी को थोड़ा सा और रिसर्च करके, उसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके अब भी यूज़ हो रही है। बाकी जो जैसे गर्भ शारीर में उन्होंने मासानुमासिक वृद्धि बताई है, या फिर जो हर छोटी चीज़ें जैसे बोन्स के बारे में बताया, पेशियों के बारे में बताया, स्रोतस के बारे में बताया, और मर्म शारीर जो बताया, वो सारा रिसर्च बेस्ड है। उनको कहीं पे ये चीज़ें लिखी हुई नहीं मिली है, उन्होंने अलग अलग लोगों पे, अलग अलग एज के लोगों पे, अलग अलग डिसीज़ वाले लोगों पे, अलग अलग प्रजाति के लोगों पे उन्होंने रिसर्च करी, सबको देखा कि 100 में से अगर इतनी चीज मतलब इतने लोगों को अगर ये चीज़ हो रही है तो वो किस देश में रह रहे हैं या फिर उनका क्या हेतुओं का सेवन कर रहे हैं, इस टाइप से पूरी रिसर्च करी गई है। आचार्य शिशु डिस्क्राइब वेरियस सर्जरीज मेटिकुलसली, एग्जाम्पल अस्थिभग्न, फ्रैक्चर ऑफ बोन्स, लिंगनाश, कैटरेक्ट, नासा संधान, राइनोप्लास्टी एट दैट टाइम, एंड नाउ इन मॉडर्न डेज ऑल्सो मेनी प्रोसीजर्स ऑफ सुश्रुत आर स्टिल यूज, सो दिस आयुर्वेदिक स्कॉलर इज कॉल्ड फादर ऑफ सर्जरी। ये आप सब लोगों को बताए कि फादर ऑफ सर्जरी हमारे आचार्य सुश्रुत को कहा गया है। उन्होंने नासा संधान यानी राइनोप्लास्टी करी थी सबसे पहले, कैटरेक्ट का ऑपरेशन और अस्थिभग्न यानी फ्रैक्चर ऑफ बोन्स का भी उन्होंने ट्रीटमेंट किया था। अब जो ये चीज़ें हैं, जैसे कैटरेक्ट का जो उन्होंने ऑपरेट करा या फिर राइनोप्लास्टी जो करी, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में ये कोई चमत्कार हुआ हो जो उन्होंने नासा संधान कर दिया और वो एकदम ठीक हो गया। उन्होंने काफ़ी पेशेंट्स पे इसका एक्सपेरिमेंट करा होगा, एक्सपेरिमेंट नहीं कह सकते, काफ़ी पेशेंट्स को ठीक करने के लिए उन्होंने अपनी जो है कोशिश करी होगी नासा संधान करने की, और फिर उनको लास्ट में जाके वो प्रोसीजर जो है पूरा अच्छे से डेवलप हो पाया कि इस तरीके से राइनोप्लास्टी होगी। या फिर कैटरेक्ट का जो उन्होंने ऑपरेट करा उसके ऊपर उन्होंने पहले पूरी रिसर्च करी होगी, कैटरेक्ट के लिए लिंगनाश के ऊपर क्या हम प्रोसीजर यूज़ कर सकते हैं, कैसे पेशेंट को मतलब कहाँ पेशेंट को रखना है, या फिर उसके ऑपरेशन की शुरुआत कैसे होगी, या फिर कैसे हम चीज़ें क्या क्या यूज़ करेंगे, कौन कौन से शस्त्र यूज़ होंगे उसमें, ये सारी चीज़ें एविडेंस बेस्ड मतलब रिसर्च के द्वारा ही उन्हें पता चली होगी। फिर है आचार्य नागार्जुन के बारे में। अब इन रेवोल्यूशन आयुर्वेदिक थेरेपी इज डन बाय यूजिंग रस, महारस, रत्न, उपरत्न, धातु, उपधातु, विषद्रव्य एंड डिटॉक्सिफिकेशन शोधन एक्सेट्रा इज पैलेटेबल फॉर ह्यूमन बींग्स। Even toxic material like Parat Gandhak, he detoxified it with various sanskars and made it use in various disease. अब जैसे हम रस, महारस, रत्न, उपरत्न, धातु, उपधातु, विषद्रव्य, ये सारी चीज़ें हम जो अब यूज़ करते हैं हमारी थेरेपी में, जैसे इन्होंने लिखा है, जैसे टॉक्सिक मटेरियल थे पारद और गंधक, उन्होंने उसके डिटॉक्सिफिकेशन की टेक्निक बताई। अब पारद और गंधक की डिटॉक्सिफिकेशन की टेक्निक आचार्य नागार्जुन को कहीं पे लिखी हुई नहीं मिली होगी। ऑब्वियस सी बात है, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करी होंगी पारद के शोधन के लिए या फिर गंधक के शोधन के लिए। अब 10 चीज़ों में से या फिर 100 चीज़ों में से अगर एक चीज़ से उसका मतलब पूरे तरीके से वो डिटॉक्सीफाई कर रहा है पारद को, तो वो चीज़ उन्होंने अपनी संहिता में लिखी है कि इस चीज़ से पारद का शोधन होगा। या फिर गंधक के लिए मान लीजिए उन्होंने कोई 10 चीज़ों का यूज़ करा होगा शोधन के लिए, उनमें से 2 चीज़ें जो है जो गंधक को अच्छे से डिटॉक्सीफाई करती हैं, और फिर वो पेशेंट को देने पे उसकी टॉक्सिसिटी नहीं दिखती है, या फिर गंधक का जो है पूर्ण जो थेरेपेटिक वैल्यू है जो
मतलब गंधक जो है जो पेशेंट पे अच्छा काम कर रहा है और वो कोई टॉक्सिक इफेक्ट नहीं दिखा रहा है, तो उन्होंने उस चीज़ को चूज़ करा होगा। अपनी इतनी सारी रिसर्चेज में से 10 चीज़ों पे रिसर्च करके उन्होंने एक चीज़ को चूज़ करा जो कि गंधक को डिटॉक्सिफाई कर सके। तो ये सारी जो चीज़ें अभी तक बताई गई हैं ये सारी एविडेंस बेस्ड है, इनमें से कोई भी मिरेकल नहीं था, सारी चीज़ें रिसर्च करके ही लिखी गई थी। फिर देखिए भेषज कल्पना। Nowadays, various forms of medicines like tablet, capsule, syrup, decoction, ointment, nasal drop, etc. It all described in Ayurvedic Bheshaj Kalpana like Swaras, Kwath, Havle, चूर्ण, मलहर, वटी, गुटी एक्सेट्रा। अब पहले जो है हाथ से वटियाँ बनाई जाती थी, क्वाथ बनाए जाते थे, घर में स्वरस निकाला जाता था। अब सारी चीज़ें बनी बनाई मिलती है, जैसे टैबलेट मिल गई, कैप्सूल मिल गया, सिरप मिल गया, डिकॉक्शन मिल गया, बने बनाए क्वाथ आ रहे हैं, ऑइंटमेंट है, नज़ल ड्रॉप्स है। तो ये सारी चीज़ें हमें बनी बनाई आजकल मिलने लगे। तो ये जो है वो रिसर्च बेस्ड ही है सारी चीज़ें, कि जो रिसर्च हुई हैं कि अब जो हमें क्या रिसर्च कैसे हुई है, जो मशीन्स बनी हैं। अगर हम दूसरी साइड की तरफ देखें, इंजीनियरिंग की साइड अगर हम देखें, तो वहाँ पे भी रिसर्च हुई है। हर सब्जेक्ट में रिसर्च होती है, जैसे आयुर्वेद में रिसर्च हुई है, ऐसे इंजीनियरिंग्स में भी रिसर्च होती हैं, मशीन्स डेवलप होती हैं। जो मशीन हमारे मेडिसिन के जो काम है उसमें यूज़ आए, जैसे पहले हाथों से वटी बनाई जाती थी, आजकल टैबलेट मेकिंग मशीन है, कैप्सूल जो भरा जाता था, अब कैप्सूल फिलिंग मशीन्स आती हैं। आप अपनी रसशाला में देखेंगे तो वहाँ पे खरल रखी होंगी, लेकिन आजकल जो है इलेक्ट्रॉनिक खरल आने लग गई हैं, उससे अपने आप ही सारी चीज़ें मिक्स हो जाती है। तो जो अब चीज़ें जो यूज़ हो रही हैं वो चीज़ों को ग्लोबली दिखाने के लिए यूज़ हो रही हैं, कि हमें आज 1000 पेशेंट को ये दवाई पहुंचानी है, तो उसके लिए हमें काम जल्दी करना पड़ेगा, जो कि मैनुअली नहीं हो सकता, हमें मशीन्स की हेल्प से ही करना पड़ता है। तो भेषज कल्पना के बारे में ये है कि पहले जो चीज़ें यूज़ होती थी, अब वो टेक्निक्स के द्वारा या फिर नई रिसर्चेस के द्वारा या फिर दूसरी फील्ड में जो रिसर्च हुई है उनकी हेल्प के द्वारा हम आज जो है उसे ग्लोबल लेवल पर प्रोवाइड करा सकते हैं। अब है ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन कंटेम्प्रेरी साइंसेज। कंटेम्प्रेरी साइंस होता है समकालीन साइंसेज जो चल रही हैं, समकालीन मतलब आयुर्वेद के सम जो काल चल रहा है, जो इस टाइम जो काल है उसके साथ में जो साइंसेज हैं, जैसे एलोपैथी हो गया, होम्योपैथी हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, इनमें जो रिसर्चेज हुई हैं ये क्या 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 रिसर्चेज हुई हैं। अब देखिए, नंबर फर्स्ट है रिसर्च इन एलोपैथी। फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस सिस्टम लाइक फंक्शन ऑफ वेरियस हार्मोन्स ऑफ वेरियस ग्लैंड, ब्लड सर्कुलेशन, ट्रैक, डाइजेशन प्रोसेस, रेस्पिरेशन प्रोसेस एक्सेट्रा विच आर मैंशनड इन एलोपैथी बाय वेरियस रिसर्चर्स। ये चीज़ें जैसे ब्लड सर्कुलेशन हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, पूरी फिजियोलॉजी हमारे आयुर्वेदा में भी मेंशन है हर सिस्टम की। ऐसी रिसर्च में भी एलोपैथ में भी रिसर्च करके ये सारी अलग अलग मेंशन है, कौन सा ग्लैंड है, कौन सा हार्मोन सिक्रीट कर रहा है, कहाँ पे इस हार्मोन का यूज़ हो रहा है, क्या एंजाइम है, कौन सी ट्रैक यूज़ हो रही है, क्या सर्कुलेशन चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन कैसे होगा, जो सारे प्रोसेसेस हैं, जितनी भी फिजियोलॉजी है बॉडी की, वो भी हमारी एलोपैथी की रिसर्च द्वारा बताई गई है। अब आ जाओ फार्मास्यूटिकल्स। वेरियस टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, एंटी डायबिटिक ड्रग, पेन किलर, एंटी हिस्टामिन, एंटी टॉक्सिक एक्सेट्रा। फार्माकोजेनेसिस इज डन बाय अप्लाइंग वेरियस रिसर्च मैथडोलॉजी। अब जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग हैं, एंटी डायबिटिक ड्रग हैं, ये सारी चीज़ जो है रिसर्च बेस्ड है। रिसर्च बेस्ड मतलब पहले हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक, सेकेंड जनरेशन एंटीबायोटिक, जैसे जैसे उसका रेजिस्टेंस होता गया, जनरेशन नहीं आती गई, तो ये सारा जो है या फिर आप देख लीजिए अलग अलग जो है हमारे जो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं या फिर एंटी डायबिटिक जो ड्रग्स हैं, आज पहले सिंगल ड्रग्स आती थी, अब कॉम्बिनेशन में आने लग गई है। मतलब जैसे जैसे पेशेंट आपके पास आते जाएंगे उस हिसाब से आपकी रिसर्च आगे बढ़ती जाएगी। पेन किलर्स आते हैं, एंटी हिस्टामिन्स, एंटी टॉक्सिक, जितने भी चीज़ें हैं वो सारी रिसर्च बेस्ड हैं, सबके ऊपर रिसर्च करी गई है, उसके बाद वो मार्केट में लाए गए हैं। अब है डायग्नोस्टिक। वेरियस डायग्नोस्टिक मेथड्स लाइक ब्लड लैब इन्वेस्टिगेशन, यूरिन लैब इन्वेस्टिगेशन, एक्सरे, यूएसजी, पैट स्कैन, सीटी स्कैन, एमआरआई, ईसीजी, echocardiograph, FNAC, angiography, etc. Diagnostic procedure and methods are invented. They scientists and research step by step. अब एक्सरे, यूएसजी, सीटी स्कैन, ईसीजी, इकोकार्डियोग्राफ, ये सारी जो डायग्नोस्टिक जो हमारी टेक्निक्स हैं, ये भी हमारी जो है रिसर्च के बाद मतलब रिसर्च करी गई हैं इन चीज़ों पे, तब जाके ये चीज़ें सामने आई हैं या फिर ये चीज़ें यूज़ होने लगी हैं।
जैसे बहुत हज़ारों साल पहले यूएसजी नहीं होता था, धीरे धीरे करके पता चला कि अल्ट्रासाउंड जो है, मतलब अल्ट्रासोनिक वेव्स अगर ऐसे ट्रैवल करेंगी तो वो वापस एक इमेज बनाएंगी, मतलब वो जो ऑर्गन्स से टकरा कर वापस जो है वेव्स वापस आएंगे, फिर उसके द्वारा एक इमेज बनेगी। ऐसे यूएसजी मतलब बना। एक्सरे जो है उसका आविष्कार हुआ या फिर उसकी डिस्कवरी हुई। तो ये सारा रिसर्च बेस्ड है सब कुछ। फिर है थेरेपेटिक। वेरियस सर्जरीज ऑफ वेरियस सिस्टम, फॉर एग्जांपल ओपन हार्ट सर्जरी, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, ब्रेन सर्जरी। वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल आईवी, वेंटिलेटर एक्सेट्रा प्रोसीजर्स आर यूज्ड इन एलोपैथी। अब जितने भी थेरेपेटिक प्रोसीजर्स हैं ये सब बहुत ही ईजी है। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा रिसर्च का, सब कुछ आप पहले पढ़ चुके हैं। बस इनके पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है कि आयुर्वेद में आपको आचार्यों के बारे में लिखना है। फिर उसके बाद आपको उसका जो सेकंड पॉइंट है वो समकालीन मतलब कंटेम्प्रेरी साइंसेस के बारे में आपको लिखना है। तो जैसे सबसे पहले आपका एलोपैथी के बारे में आ गया। एलोपैथी में सबसे पहले आपने देखा था कि जो फिजियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स हैं या फिजियोलॉजी जो है बॉडी की, उसकी रिसर्च हुई है। फिर फार्मा में रिसर्च हुई, डायग्नोस्टिक टूल्स में रिसर्च हुई, थेरापेटिक्स में रिसर्च हुई, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी जो है वो होने लग गई, नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज होने लग गई, प्लास्टिक सर्जरी होने लग गई, या फिर ब्रेन सर्जरीज जो है वो होने लग गई हैं। अब ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैं, जैसे आईवी हो गया, वेंटिलेटर्स हो गए। जो ये सारे प्रोसीजर्स जो अब एलोपैथी में यूज़ हो रहे हैं ये सारे रिसर्च बेस्ड हैं। अब आता है होम्योपैथी के ऊपर, रिसर्च इन होम्योपैथी। होम्योपैथी डेवलप्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ सिमिलिया सिम्बिलस काउंटर। जैसे अपन ने सिमिलिया सिम्बिलस मतलब जो हमारे सामान्य विशेष जो भाव होता है उसी के ऊपर इनका प्रिंसिपल है। जैसे सामान्य से सामान्य की वृद्धि होती है, ऐसे सिमिलिया सिम्बिलस काउंटर जो है इनका वही कॉन्सेप्ट इन्होंने यूज़ करा है होम्योपैथी में। बाय यूजिंग मोनो रेमेडी एंड पॉली रेमेडी दे क्योर वेरियस क्रॉनिक डिसीज। मोनो रेमेडी मतलब सिंगल रेमेडी, पॉली रेमेडी मतलब 2-3 रेमेडीज़ को एक साथ मिला के जो है वो बहुत सारे क्रॉनिक डिसीज़ को क्योर करना। अब देखिए जहाँ पर ये इन्होंने लिखा है कि क्योर वेरियस क्रॉनिक डिसीज़। अब ऐसा है नहीं कि आपके पास एक पेशेंट आया हज़ारों साल पहले, मान लीजिए आपके पास आम वात का पेशेंट आया हज़ारों साल पहले, आपने उसको एक दवाई दी और वो एकदम से ठीक हो गया, ऐसा नहीं हुआ होगा। आम वात के अगर मान लीजिए एग्जाम्पल हम आम वात का ले रहे हैं अगर यहाँ पर, तो आम वात के कम से कम 100 पेशेंट आए होंगे तब जाके आपने एक चीज़ निकाल के दी होगी कि हाँ ये मेडिसिन आम वात पे काम करेगी। तो जो 100 पेशेंट पे आपने जो मेडिसिन का आपने पूरा अपना प्रिस्क्रिप्शन जो लिखा है, जो प्रिस्क्रिप्शन अलग अलग पेशेंट की प्रकृति और जो है के अकॉर्डिंग आपने जो ट्रीटमेंट दिया है, उसी के बाद आप एक रिसर्च लेकर आएंगे अपनी कि 100 पेशेंट पे हमने ऐसे ऐसे इस प्रकृति के पेशेंट को ये दिया था, इस प्रकृति के मतलब इसमें से 20 प्रकृति वाले पेशेंट ये थे, इनको हमने ये मेडिसिन दी, फिर 30 प्रकृति के पेशेंट ये थे, हमने इनको ये मेडिसिन दी, इस तरीके से। या फिर जो उन्होंने हेतुओं का सेवन करा, हेतुओं के अकॉर्डिंग भी आप कैटेगराइज कर सकते हैं, या फिर देश के अकॉर्डिंग कैटेगराइज कर सकते हैं कि कौन से देश में जो लोग थे वो रह रहे थे आम वात वाले या फिर कोई भी क्रॉनिक डिसीज़ वाले। यहाँ पर मैं एग्जांपल आम वात का ले रही हूँ। तो फिर ये रिसर्च मतलब 100 पेशेंट पे आपने ये देखा होगा, उसको डॉक्यूमेंटेड करा होगा, लिखा होगा, फिर आपने एक रिज़ल्ट दिया होगा कि हाँ ये चीज़ एक इस देश में आम वात का अगर किसी को होता है तो आप ये मेडिसिन काम में ले सकते हैं, या फिर इस प्रकृति की अगर व्यक्ति को आम वात हो सकता है तो आप ये मेडिसिन काम में ले सकते हैं। तो ये जो क्रॉनिक डिसीज़ है या फिर कोई भी एक्यूट डिसीज़ भी होगा, हर चीज़ एविडेंस मतलब हर चीज़ रिसर्च के बेसिस पे ही आप उसको आगे पहुंचा सकते हैं। ओवर द ईयर स्टेप बाय स्टेप विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट इट वेंट ऑन डेवलपिंग स्टेप बाय स्टेप। वही चीज़ है, ये सिर्फ होम्योपैथी की बात नहीं है, एलोपैथी और आयुर्वेद में भी यही लाइन यूज़ होगी। जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे एक्सपेरिमेंट होते जाते हैं, उनकी ऑब्जर्वेशन सामने आती जाती है, तो वो पैथी अपने आप डेवलप होती जाती है। सो आयुर्वेदा, एलोपैथी, होम्योपैथी एक्सेट्रा हेल्थ साइंसेज आर गोइंग इन डेवलपिंग स्टेज ड्यू टू वेरियस रिसर्चेज रिलेटेड टू दोज हेल्थ साइंसेज। तो हर चीज़ में अगर आपको डेवलप करना है किसी भी चीज़ में, हर सब्जेक्ट में, इंजीनियरिंग ले लीजिए या फिर मेडिकल साइंसेस ले लीजिए या फिर कोई भी चीज़ हो, हम पहले जैसे कलम यूज़ करते थे, आजकल हम पेन यूज़ करने लगे हैं, तो वो भी एक रिसर्च के अंदर ही आता है कि हम जो है अपना टाइम बचाने के लिए अपने आप को मतलब टाइम बचाना या फिर अपनी सुविधा के लिए कि हमें बहुत ही कम चीज़ें यूज़ करनी पड़े, या फिर हर जगह हम वो कलम के लिए वो इंक और वो कलम अलग से उठा के ना ले जानी पड़े, हम सिर्फ एक बैग से पेन निकालें और अपना काम शुरू कर दें।
तो ये है रिसर्च में आता है कि आप चीज़ों को मतलब जो बहुत बड़ी चीज़ें थी जिनको यूज़ करने में असुविधा होती थी, अब जो है वो कन्वीनियंट लेवल मतलब उनको सुविधा अनुसार यूज़ करने के लिए आपने क्या रिसर्च जो प्रोसीजर अपनाया है वो रिसर्च होती है। उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो हम ग्लोबली हम बता सकते हैं। अब नेक्स्ट जो है एविडेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक क्लासिक्स। अब जो आयुर्वेदिक क्लासिक्स में एविडेंस जो आए हैं रिसर्च के वो कहाँ कहाँ पर आए हैं, देखिए इन्होंने यहाँ पे एविडेंस जो बताए हैं वो हर सब्जेक्ट के अलग अलग बताए। जैसे जो आप फर्स्ट ईयर से लेके अभी तक जो सब्जेक्ट्स पढ़ते आ रहे हैं उनके एग्जांपल दिए गए हैं। जैसे फर्स्ट इन्होंने लिया शारीर क्रिया, एंटायर प्रोसेस ऑफ डाइजेशन हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, अवस्था पाक, where time required for digestion, ingested food and lakshan developed during the process of digestion has been mentioned. Correlation between agni and digestive power and digestion process अन्नपाचन is described very well. यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल सिर्फ एक चीज़ का लिया है, जो है उनका शरीर क्रिया में एग्जाम्पल लिया इन्होंने डाइजेशन का। तो डाइजेशन में इन्होंने अग्नि के बारे में भी लिखा है और अन्नपाचन के बारे में भी लिखा है। तो ये भी एविडेंस बेस्ड है हमारा आयुर्वेदिक क्लासिक्स में। ये बहुत ज़्यादा स्टडी करी गई होगी हर व्यक्ति पे, या फिर जिन पे आप स्टडी करना चाहते हैं उन पे स्टडी करी गई होगी। उसके बाद ये चीज़ बताई गई होगी कि ऐसे डाइजेशन होता है फूड का। अब आता है शरीर रचना। नंबर ऑफ बोन्स आर मेंशन, कोष्ठ शरीर, मर्म शरीर इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन रचना विज्ञान। अलॉन्ग विद दिस मर्म स्थान, मर्माघात लक्षण एंड देयर टाइप आर मेंशन। डिफरेंट ऑर्गन विद देयर एनाटॉमिकल डिस्क्रिप्शन फंक्शन इज गिवन इन रचना शरीर इन डिटेल। अब शरीर रचना के बारे में बता रखा है। जैसे इन्होंने एग्जाम्पल लिया है मर्म शरीर का या फिर बोन्स वगैरह जो भी बताई गई हैं एनाटमी में, वो सारी जो है हमारी एविडेंस मतलब रिसर्च बेस्ड हैं। आप किसी इंसान को देख के किसी ने नहीं लिख दिया होगा कि इसमें इतने नंबर ऑफ बोन्स हैं। उस पर पहले एक इंसान पर रिसर्च की गई होगी कि हाँ इसमें 206 ठीक है बोन्स हैं, फिर दूसरे इंसान पे भी 206 निकली, फिर तीसरे में भी 206 निकली। इसका मतलब हर किसी में 206 हड्डियाँ होती हैं, ये मान लिया गया और ये लिख दिया गया। तो ये जो है हमारा रिसर्च करके ही हमें पता चला है। फिर है रसशास्त्र। न्यूमरस मेडिकल प्रिपरेशन लाइक स्वरस, क्वाथ, हवले, malhar, etc. have been described vividly. Today also medicine is prepared the following the same guideline mentioned previously. Use of various minerals, gems for medicine preparation is mentioned. जितने भी प्रिपरेशन हमारी जो चीज़ थी सब जो भी मेथड है कैसे प्रिपेयर करना है क्या करना है वो रसशास्त्र में मेंशन है अच्छे से। आज भी शास्त्रीय तरीके से हमारी जो मेडिसिन हैं वो प्रिपेयर होती हैं, भले ही हमने उसमें मशीन्स यूज़ करनी शुरू कर दी हों, लेकिन जो क्लासिकल टेक्स्ट में जो क्वाथ जैसे प्रिपेयर करना है या वटियाँ जो बनानी हैं, जो उसमें कंटेंट यूज़ हो रहे हैं या जितने अमाउंट में यूज़ हो रहे हैं, आज भी हम क्लासिकल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही अपनी मेडिसिन्स बनाते हैं। जो क्लासिकल हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं, बस उसमें हमने जो है हमारे जो मशीन्स हैं उनको हमने यूज़ करने लग गए हैं। जैसे आप समझ लीजिए कोई वटी है तो वो आपको टैबलेट फॉर्म में मिलने लग गई है, और जो क्वाथ है वो आपको ऑलरेडी प्रिपेयर्ड यानी प्रिपेयर्ड जो है डिकॉक्शन मिलने लग गया है। तो बस ये डिफरेंस आया है ताकि हम काम को आसानी से सुविधा अनुसार कर सकें। नेक्स्ट है हमारा अगत तंत्र। साइन एंड सिम्टम ऑफ स्कॉर्पियन बाइट, स्नेक बाइट एक्सेट्रा अलॉन्ग विद द ट्रीटमेंट इज मेंशन्ड। अगत तंत्र के बारे में आपने पढ़ा ही हुआ है, विष चिकित्सा में भी पढ़ा है। साइन एंड सिम्टम जैसे स्कॉर्पियन बाइट हो गई या अलर्क विष हो गया, सर्प विष हो गया, इन सब के ट्रीटमेंट के बारे में या फिर इनको जब काटने के बाद जो लक्षण आते हैं वो सारी चीज़ें अगत तंत्र में मेंशन है। काय चिकित्सा, न्यूमरस डिसीज, देयर साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एक्सपेक्ट इन वेल elaborated in a treatise which can be correlated with disease found today. अब जो भी मेंशन है काय चिकित्सा में जितनी भी डिसीज़ हमारे आयुर्वेदिक डिसीज़ हैं, जो चरक में मेंशन है, चरक ही का मतलब चरक की सारी डिसीज़ काय चिकित्सा में मेंशन है, तो उनको हम आज के परिप्रेक्ष्य में कौन से डिजीज़ से कोरिलेट कर सकते हैं, कौन से लक्षणों से किस में लक्षण ज़्यादा मिलते हुए उसको कोरिलेट कर देंगे उस डिसीज़ से आज के परिप्रेक्ष्य में। तो वो सारी चीज़ें हमारी जो है वो हम एविडेंस बेस्ड या रिसर्च बेस्ड हम कर सकते हैं। जैसे अब डायबिटीज़ पे अगर कोई रिसर्च कर रहा है, डायबिटीज़ मेलाइटस टाइप 2 पे, तो हम उसको मधुमेह जो है हमारा चरक में लिखा हुआ उससे कंपैरिजन करके कोरिलेट करके उसके जो लक्षण दिए गए हैं उस पे हम काम कर सकते हैं। उनके लक्षणों को कम करने के लिए मेडिसिन जो है हम अपनी रिसर्च से बना सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी मेडिसिन जो चल रही हैं
उन पे हम अपना रिसर्च जो है कर सकते हैं। फिर है द्रव्य गुण। आहार द्रव्य, गण एक्सेट्रा आर मेंशन। वेरियस विष द्रव्यस आर ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन जुडिशियली। द्रव्य गुण जो है हमारा, आहार द्रव्य जो है उसमें या फिर ग्रुप ऑफ मेडिसिन जो है, फूड आइटम्स जो है, वो सारी चीज़ द्रव्य गुण में मेंशन है। ये चीज़ें जो है, हमने जो टॉपिक है हमारा एविडेंस ऑफ रिसर्चेज इन आयुर्वेदा क्लासिक, तो वो इसमें एविडेंस के बारे में बताया गया है। जैसे द्रव्य गुण में जितने भी प्लांट हैं उनके बारे में सबके अलग अलग चीज़ें बताई गई है कि ये प्लांट ऐसा दिखता है इसलिए इसका सिनोनिम ये है, इसलिए मतलब इसको ये बोला गया है, इसके बोटानिकल नेम ये है, इसका जो है इंग्लिश नेम ये है, या फिर इसको आम भाषा में क्या बोलते हैं, इसके पत्ते ऐसे दिखाई देते हैं, इसके फूल इस तरीके से हैं, या फिर इसकी स्टेम ऐसी है, या फिर इसका जो है जो इसका कौन कौन सा जो पार्ट है वो यूज़ करने का है, लीव्स इसके यूज़ होंगी या स्टेम यूज़ होगी या फिर पूरा पंचांग यूज़ होगा, तो वो जो चीज़ है वो द्रव्य गुण में हमारा है मेंशन। तो जब वो मेंशन जो किया गया है वो पूरा ही रिसर्च बेस्ड है। पहले रिसर्च करी गई होगी कि इसकी जो, मान लीजिए कोई भी प्लांट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी प्लांट, अगर उसका लीव अगर ज़्यादा लाभकारी है, अगर उसका लीव्स को हम ज़्यादा यूज़फुल है, तो आचार्यों को सिर्फ प्लांट देख के ये नहीं पता चला हुआ कि चलिए इसकी लीव्स यूज़ कर लेते हैं इस मेडिसिन में क्योंकि ये ज़्यादा यूज़फुल है। उन्होंने हर चीज़ यूज़ करके देखी होगी। मेडिसिन बनाने के लिए लीव्स भी यूज़ करी होंगी, स्टेम भी यूज़ करी होगी, रूट भी यूज़ करी होगी, फ्रूट भी यूज़ करा होगा और फ्लावर भी यूज़ करे होंगे। तब इन्होंने सारी चीज़ें यूज़ करके देखा, फिर एक एक करके अलग अलग भी यूज़ करा। फिर उनको शायद उस रिसर्च में ये पता चला हो कि इस प्लांट की लीव्स ज़्यादा यूज़फुल हैं, लीव्स से जो है पोटेंसी मेडिसिन की बढ़ रही है, या फिर लीव्स से डिसीज़ जल्दी क्योर हो रही है। तो उन्होंने उसका जो है प्रयोज्यांग लीफ लिख दिया कि हाँ ठीक है, इस प्लांट का, फॉर एग्जांपल ये एक्स प्लांट का लीव्स जो है प्रयोज्यांग है। तो प्रयोज्यांग जो है उनको ये कोई चमत्कार नहीं है कि उनको प्रयोज्यांग लीफ पता चल गया है। प्रयोज्यांग लीफ का पता लगना है रिसर्च, मतलब उन्होंने उस पर रिसर्च करी है, तब जाके उन्हें पता चला है कि प्रयोज्यांग जो है किसी भी प्लांट का लीफ होगा, या फिर रूट होगी, या फिर फ्रूट होंगे, या फ्लावर होंगे। तो ये सारे एविडेंस के जो है, रिसर्च के एविडेंसेस हैं आयुर्वेद में अलग अलग सब्जेक्ट के लिए। फिर है शल्य तंत्र। यंत्र शस्त्र मेंशन बाय आयुर्वेद आर नियर अबाउट सिमिलर टू टुडेज इंस्ट्रूमेंट विद माइनर चेंजेस। दहन कर्म इज यूज टू कंडक्ट प्रीवियसली, टुडे ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ कॉटराइजेशन इट एग्जिस्ट। अब देखिए, शल्य तंत्र में जो भी सर्जरीज की गई हैं उनको आज थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम आगे मतलब उसको यूज़ करते जा रहे हैं, या फिर और सर्जरीज जो भी हैं उनकी डिस्कवरी हुई है। लेकिन जो पहले जो जैसे राइनोप्लास्टी हुई थी, कैटरेक्ट के लिए जो ऑपरेशन हुआ था, जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, तो जो शल्य तंत्र में जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं उनको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके वो आज भी हम यूज़ कर रहे हैं। और जो पहले जो उन्होंने यूज़ करी थी, या फिर पहले जब उन्होंने शुरुआत करी थी सर्जरीज़ की, तो वो भी पूरा रिसर्च के द्वारा, पूरा रिसर्च करके ही करी गई थी। स्त्री रोग। डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग रज, आर्थो एक्सेट्रा गेट मैच्ड विद टूडेज मॉडर्न गायनेकोलॉजी एंड ऑप्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स आर स्टिल फॉलोड एज मैंशनड बाय आवर एंशिएंट आचार्यस। तो ऐसी अलग अलग सब्जेक्ट का आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी संहिताओं में जो लिखा हुआ है, हमारा अष्टांग जो है आयुर्वेद, उसमें जो सारी चीज़ें हैं वो सारी रिसर्च के बेस पर ही हैं। हर चीज़ के जो कोई भी एग्जाम्पल आप देंगे तो वो एविडेंस ऑफ रिसर्च आ जाएगा, उसी में ही इंक्लूड किया जाएगा। जैसे अब नेक्स्ट जो है हमारा शालक्य तंत्र के बारे में। डिसीज ऑफ आई ईयर आर मेंशन प्रिसाइजली इन आयुर्वेदा विच आर ऑब्जर्व्ड टिल टुडे। पंचकर्मा में टू रिमूव इम्प्योर ब्लड, दुष्ट रक्त फ्रॉम आवर बॉडी, लीच एप्लीकेशन, वेन सेक्शन यानी सिरावेद वॉज कंडक्टेड। सेम प्रिंसिपल इज फॉलोड थ्रू ब्लड लेटिंग प्रोसेस। अब हम ब्लड लेटिंग प्रोसेस कर देते हैं कैनुला लगा के, या फिर इंजेक्शन से हम उसका ब्लड को निकाल लेते हैं कोई कहीं पे भी दुष्ट रक्त जहाँ पर होता है। और पहले क्या अभी भी हम जलोका उपचारण यूज़ करते हैं, जलोकाओं का यूज़ करते हैं। सिरावेद अभी भी कंडक्ट किया जाता है। सिरावेद को बस हम या तो कैनुला के द्वारा, या फिर इंजेक्शंस के द्वारा, या फिर डोनेशन, ब्लड डोनेशन के द्वारा हम सिरावेद को कंडक्ट करा सकते हैं। तो मेथड थोड़ा चेंज हो गया है, लेकिन जो हमारी टेक्निक्स थी वही सारी पुरानी हैं। स्वस्थ व्रत, प्राणायाम, योग इज डिस्क्राइब वेरी वेल एंड इज प्रैक्टिस टुडे ऑल्सो बाय हेल्थी पीपल एंड डिसीज्ड वन। बाल रोग, वेरियस बाल रोग विद द मैनेजमेंट इज मेंशन्ड इन द टेक्स्ट, इट इज़ यूजफुल टुडे ऑल्सो। Samhita, various disorder with their names, type, sign, symptom along with the treatment are mentioned which serve as guideline today also.
टाइप प्रॉपर्टीज ऑफ मधु एंड देयर इफेक्ट ऑन बॉडी इज ऑल्सो डिस्क्राइब माइन्यूटली। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय एंड मन इज एलेबोरेटेड वेरी वेल इन द टेक्स्ट। ये संहिताओं के बारे में बताया गया है कि संहिताओं में जो डिसीजेस के बारे में लिखा गया है, या फिर जो भी द्रव्य की प्रॉपर्टीज जैसे मधु हो गया, लवण हो गया, क्षार हो गया, इन चीज़ों की ये सिर्फ एग्जाम्पल हैं। और भी बाकी जो चीज़ें हैं जैसे मूत्र हो गया, अष्टमूत्रों के बारे में दिया गया है, अष्टशीर के बारे में दिया गया है। तो ये जो सारी चीज़ें उनका जो मोड ऑफ एक्शन है या जो इफ़ेक्ट है या उनका गुण धर्म है, वो सारी चीज़ें संहिताओं में डिस्क्राइब की गई हैं। पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय और मन के बारे में भी जो है संहिताओं में बताया गया है। अब आता है रोग निदान। प्रोसेस ऑफ डिसीज डेवलपमेंट थ्रू षट क्रियाकाल इज मेंशन इन द टेक्स्ट विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंटेशन। द यूरिन एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, ब्रेस्ट मिल्क एग्जामिनेशन एंड डिस्क्राइब प्रीवियसली। अब रोग निदान में मूत्र परीक्षा और जो है पुरुष परीक्षा और स्तन्य परीक्षा, इनके बारे में दिया गया है। तब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हुआ करते थे और इनके बारे में आपको अच्छे से रोग निदान, माधव निदान में लिखा हुआ मिल जाएगा कि कैसे इन्होंने एग्जामिनेशन उस वक्त किया था या फिर उसको लिखा गया था। और वो भी पूरा एविडेंस बेस्ड है। ये सारी चीज़ें आप एविडेंस बेस्ड रिसर्च इन आयुर्वेदा में आप लिख सकते हैं जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। अब इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जैसे कि एक्सप्लेन ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, फिर राइट एविडेंसेस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक क्लासिक। तो ब्रीफ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा में मैंने आपको बताया सबसे पहले जो हमारे आचार्यों के बारे में, जैसे अश्विनी कुमार, चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य नागार्जुन, भेषज कल्पना, ये 5 जो पॉइंट्स हैं वो आपको इसमें लिखने होंगे। और अगर आपको पूछा जाएगा कंटेम्प्रेरी साइंसेस के बारे में तो एलोपैथी, होम्योपैथी और इनके बारे में भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट एविडेंसेस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदिक क्लासिक। इनके अलावा भी जो 14 पॉइंट्स हैं, जो 14 सब्जेक्ट्स जो दिए गए हैं, अलग अलग सब्जेक्ट के नाम लिख के उनके बारे में जो उनके अंदर जो चीज़ें बताई गई हैं, उन सब्जेक्ट्स के अंदर जो चीज़ें इंक्लूड की गई हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। इसके अलावा भी आप कोई भी चीज़ जो है आपको एविडेंस आयुर्वेदा में है रिसर्च का, आपको कहीं पे भी दिखता है, हर चीज़ रिसर्च ही है। आयुर्वेदा में जो भी लिखी गई है वो सारा एविडेंस ही है। तो आप कोई से भी एग्जाम्पल यहाँ पर लाकर लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में, राइट एविडेंसेस ऑफ रिसर्चेज इन आयुर्वेदिक क्लासिक। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। जो था हमारा चैप्टर 1 हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ रिसर्च, brief historical background of research in Ayurveda and contemporary medical science evidence of researches in Ayurvedic classics। तो रिसर्च मैथडोलॉजी का फर्स्ट पॉइंट जो है सिलेबस का वो आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमारा सेकंड पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।